हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बातें बहुत आम है। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता। लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूत प्रेत का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसे ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसीलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक के भाग जाते। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था, जो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसान को भी मार देता था और जानवरों ने शिकार किया ऐसा खबर फैला देता था। कुछ दिन बाद जब लोगों को ये बात का पता चला तो सारे गांव वालों ने मिलकर उस शिकारी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आ गई जहाँ पर उस हवेली में उसकी खुद की तस्वीर थी। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया। सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया ताकि सब लोग समझ जाए कि शिकारी अब लौट आया है। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थरों और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की बात बता रही थी। अमावस्या का रात था। बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी। शहर के कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सामने कुछ भी दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी, वह हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। एक बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज़ पे गाड़ी में ब्रेक्स लग गए। ड्राइवर बोला, साहब सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, मुझे गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है और रास्ते भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो जाए, इसीलिए यहीं कुछ देर रुक जाते हैं। सब राजी हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी उसी हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, बाबा क्या हम यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं? बारिश बहुत तेज हो रहा है और हम यहाँ पे नए हैं। उसके बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। वो तीनों लोग हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे ही अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही बहुत बड़ी तस्वीर लगा हुआ था। बड़ी सी मूंछ और हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कि कोई महाराजा। फिर कुछ देर बाद सागर ने बोला, बाबा क्या आप इसी हवेली में रहते हो और वो भी अकेला? फिर बाबा ने जवाब दिया, मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ, आज बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया। सागर ने फिर बाबा से पूछा, वैसे मुझे ये बताओ बाबा, जब हम बाहर दरवाजे पे खड़े थे तो हमने देखा कि आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, तो फिर दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे कि चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देता। वे लोग सीढ़ी पे जैसे ही चढ़ने लगे, उन्हें लगा कि उन्हें कोई घूर रहा है। वे लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि कोई देख रहा है। बहुत ही गुस्से से एकदम से
सबको नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उस तस्वीर की आंखें हिली थीं, थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वे थोड़ी डर गए थे। सबको उस बाबा ने कमरे में ले गया, और ड्राइवर गाड़ी में ही था। उसको किसी ने नहीं बुलाया। तीनों इतने थक चुके थे कि लेटते ही कमरे में आंख लग गई। जगह नई थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। अंदर काफ़ी गर्म था कमरा। शायद आधी रात का समय होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जाग गए। शिरीष ने कहा कि मुझे सपना आया था। उसके सपने में उस फोटो वाला आदमी को देखा, और वे हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों दोस्त को लगा कि ये कोई मजाक होगा, इसीलिए उन्हें शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर एकदम बिल्कुल वही सपना रमेश और सागर को भी आया। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया हुआ। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया हो। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोर की प्यास लग गई। साथ में पानी लाया था, वो भी एक घूंट में ही खाली हो। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनके सामने था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ जा नहीं रहे थे। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाया, फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था या कोई नहीं जानता, लेकिन वह किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद उसके रूम के दरवाजे खुलते हैं। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगते हैं, लेकिन बाहर जाने का दरवाज़ा कहीं नहीं मिला, ना ही कोई खिड़की मिला। सब लोग ऊपर की ओर चले गए। वहाँ से कूदने के बारे में सोचे, लेकिन वह इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो रहा था। ये सब क्या हुआ, यह सब सोच के वे आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी हुई थी। वे लोग घर में पूरा ढूंढे, पर ना तो कहीं पे खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए कुछ। क्या करें, यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगे थे। शाम होने लगती है और उसी हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीन दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। रात बीत जाती है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसके हाथ दीवार पे टकरा के खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे कि पागलों की तरह खून चाटने लगते हैं। ये कहानी मेरे खुद की है, मेरे बचपन की। जब मैं क्रिकेट खेला करता था, तब मैं गांव में था तो बहुत क्रिकेट खेला करता था, हद से भी ज़्यादा। कभी कभी खेलते खेलते पूरा अंधेरा हो जाता था। गांव से बाहर एक बहुत बड़ा खेत था। उसी खेत में हम लोग रोज़ खेला करते थे, और कभी कभी तो इतना खेला करते थे कि मैच फंस गया तो मोबाइल के फ्लैश से बॉलिंग और बैटिंग भी हो जाता था। वैसे ही एक दिन मैच फंस सा गया था। पूरा अंधेरा सा होने वाला ही था। गांव के सब लोग शाम होते होते घर आ चुके थे, और उस वक्त बस हम ही 8-10 लोग बस थे। और जहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उसी खेत से थोड़ी दूर में एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। इतना बड़ा कि जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे उस ग्राउंड से भी बहुत बड़ा। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि वो लास्ट ओवर बचा हुआ था
और एक ओवर में 12 रन चाहिए थे, लेकिन लगभग रात होने वाला था, पर लास्ट ओवर में ही गया था। मैंने पहली बॉल बाउंसर मारा के बीट करा लिया। अब 5 बॉल में 12 रन चाहिए थे। मैंने दूसरी बॉल यॉर्कर मारा और वो भी बीट हो गया। अब सिर्फ 4 बॉल में 12 रन चाहिए थे। मैंने फिर से यॉर्कर मारना चाहा, पर वो फुल टॉस हो गया और उस पे इतना बड़ा छक्का लगा कि वो बॉल आम के बगीचे में जा पहुंचा। कुछ देर बाद फील्डर ने आवाज़ लगाई कि मुझे बॉल नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग गए, धीरे धीरे सब लोग पहुँचे, बॉल को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बहुत पुराना आम के पेड़ के पास पहुँचे। उसी में से किसी ने पेड़ पे आम तोड़ने के लिए कुछ पत्थर फेंक दिए। अचानक कुछ ही देर में पूरा बगीचा शांत हो गया और फिर अजीब सा साउंड आने लगा और अजीब सी महक भी पूरा फैल गया। फिर हम लोग चारों तरफ देखे, पर गांव के सब लोग खेत और बगीचा से बहुत पहले ही जा चुके थे। हम लोग भी देखे कि चारों तरफ कोई नहीं है हम लोग के अलावा। फिर हम लोग थोड़ा डर सा गए और बोले कि कोई जंगली जानवर होगा, कहीं पे छुपा होगा। जल्दी हम लोग बॉल ढूंढते हैं और क्रिकेट ख़त्म करके घर चलते हैं। पर मुझे क्या पता था कि पिक्चर अभी बाकी है। बस कुछ ही देर में गाड़ी की आवाज़ शुरू हो गया। फिर हम लोग चौंक गए कि इधर अभी गाड़ी कौन लेके आएगा और अभी क्यों लेके आएगा। फिर से हम लोग चारों तरफ देखे, लेकिन ना ही कोई गाड़ी था और ना ही कोई गाड़ी चलाने वाला। फिर हम लोग समझ गए कि अभी गलत जगह गलत वक्त पे आ चुके हैं, अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पर जो बैटिंग कर रहा था वो बोला कि मुझे अभी ही खेलना है, फिर कोई घर जाएगा। लेकिन इसी वक्त गाड़ी का साउंड बढ़ने लगा। जैसे लगा कि गाड़ी चारों तरफ घूमते घूमते नज़दीक आ रहा है। फिर भी हम लोग चारों तरफ देखे, पर कोई नहीं था। फिर कुछ लोग चिल्लाने लगे और गांव के तरफ बॉल और बैट दोनों को छोड़ के भागने लगे। उनके पीछे ही हम भी गिरते पड़ते बगीचे से बाहर गांव के तरफ भागना शुरू कर दिया और किसी तरह गिरते पड़ते घर तक पहुंचे। हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस। शहर के मेन रोड पर एक पोस्ट ऑफिस था। ऑफिस की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ सिर्फ गिने चुने ऑफिशियल काम ही होते थे। कुछ सालों से पोस्ट ऑफिस के बंद होने की बात भी चल रही थी। शहर में ऐसे हजारों पोस्ट ऑफिस होने के बाद भी उसी बिल्डिंग का फेमस होने का एक राज भी था। वहाँ कोई ऑफिसर नहीं टिकता था और ना ही कोई पोस्टिंग चाहता था। पर यह बात किसी को समझ नहीं आता था, क्योंकि इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। 5 अगस्त को वहाँ फिर एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग हुई। उस ऑफिसर का नाम था श्याम। शाम के लिए नौकरी बहुत ही ज़रूरी थी और इसलिए शाम को ऑफ़र मिलते ही तुरंत ही वह हाँ कर दी। नौकरी के चलते शाम को उसी बिल्डिंग में सर्विस क्वार्टर में एक कमरा मिल चुका था। श्याम जल्द से जल्द शिफ्टिंग करके सीधे काम पे लगना चाहता था। जब श्याम पहली बार उस बिल्डिंग में घुसा तो उसे वहाँ पे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई।
वो अपने रूम में गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस कमरे में कोई था और शायद अभी भी कोई रह रहा है। पर इस बात को सैम अपने मन का वहम मानते हुए सामान शिफ्ट करने लगा। उसी रात जब शाम बाहर से खाना खा के आया तो श्याम के रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था। श्याम को ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी क्योंकि श्याम ने जाने से पहले ये सब सामान सेट करके गया। तभी श्याम की नज़र कमरे की खुली हुई खिड़की पे गया। श्याम ने सोचा कि शायद हवा से चीज़ें बिखर गया होगा। श्याम बहुत थका हुआ था, उसी वजह से श्याम सीधा जाके सो गया। अचानक आधी रात श्याम के दरवाजे पर किसी ने जोरों से खटखटाया, जिसके कारण श्याम का नींद टूट गया। आधी रात में किसी का भी आना और यूँ दरवाज़ा खटखटाना कुछ अजीब। जब श्याम ने गेट खोला तो एक वॉचमैन अपने यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ। अंधेरा होने के चलते उसका चेहरा कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने वॉचमैन से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी रात को श्याम को उठा दिया गया। श्याम के बार बार पूछने के बावजूद भी वह आवाज़ कोई जवाब नहीं देता था। श्याम ने वॉचमैन का चेहरा देखने के लिए जब कमरे की लाइट जलाई तो अचानक से वॉचमैन कहीं गायब ही हो गया। अब श्याम के सामने कोई भी नहीं। कुछ देर के लिए श्याम डर गया और घबरा भी गया। श्याम को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ। यही सोचते हुए श्याम वापस जाके लेट गया, लेकिन श्याम के लेटते ही दरवाजे पे कुछ देर में फिर से खटखट शुरू हो गया। इस बार श्याम ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। वही वॉचमैन वहाँ खड़ा होके मुस्कुरा रहा। उस वॉचमैन ने बताया कि वो खुद भी टॉर्च लेने के लिए गया था। वॉचमैन ने बताया कि वो पास के लॉज में रहता है और वो सालों से उस बिल्डिंग का देखभाल कर रहा है। वॉचमैन ने बताया कि शायद श्याम के कमरे का नल खुला हुआ है, जिसकी वजह से टंकी खाली हो गया है और इसीलिए उसने इतनी रात में श्याम को उठाने आया था। श्याम ने तभी जाके चेक किया तो वाकई में उसके बाथरूम का नल खुला हुआ था। उस रात के बाद धीरे धीरे श्याम के उस वॉचमैन के साथ दोस्ती हो गया। उन दोनों की रोज़ बहुत सारी बातें होती थी। उस वॉचमैन की इवनिंग शिफ्ट होने के चलते वह शाम होने के बाद ही आता था। ऐसा करते हुए कई महीना हो चुका था। एक दिन शाम को अपने ऑफिस का एक मेल आया। मेल में ऑफिस से जुड़े कुछ डिटेल्स था, पर ईमेल पढ़ते हुए श्याम एकदम चौंक गया। मेल में ये लिखा था कि ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए एक लोग को हायर करना ज़रूरी था। श्याम को लगा कि ये पक्का कोई कन्फ्यूजन ही होगा, लेकिन कुछ देर बाद श्याम को पता चला। ये चीज़ जान के श्याम बुरी तरह घबरा गया। हेडक्वार्टर कॉल करने के बाद शाम को ये चीज़ पता चला कि वहाँ पे सालों से कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। पोस्ट ऑफिस में हर महीने
अलग अलग केयर टेकर तो आते हैं, लेकिन अभी तक कोई टिका नहीं। और पोस्ट ऑफिस के आसपास कोई लॉज भी नहीं था। श्याम को ये सब बातें बहुत ही अजीब लगा। श्याम को लगने लगा कि वो वॉचमैन जो उसे रोज़ रात को मिलता है वो कोई चोर या लुटेरा होगा। श्याम ने सोचा कि अब वो वॉचमैन से दूर ही रहेगा। लेकिन उस रात वह वॉचमैन श्याम से मिला ही नहीं। श्याम उस रात उस वॉचमैन के बारे में सोचते सोचते ही सो गया। लेकिन फिर देर रात दरवाजे पे जोरों से नॉक नॉक हुआ। श्याम ने उठ के दरवाज़ा खोला तो उसके सामने वही वॉचमैन खड़ा हुआ था। वॉचमैन शाम से नॉर्मली ही बातें करने लगा जैसे हमेशा वह करता था। लेकिन शाम के बिहेवियर में कुछ अजीब था जो कि उस वॉचमैन ने नोटिस कर लिया। शाम वॉचमैन की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार पूछने के बाद भी जब शाम कुछ नहीं बोला तो वो वॉचमैन गुस्सा होने लगा। अचानक से श्याम के घर की लाइट जोरों से फ्लिकर करने लगी। श्याम ने जैसे ही उस वॉचमैन की तरफ देखा तो होश उड़ गए। उस वॉचमैन की शक्ल शैतानी हो गई थी। वह वॉचमैन तेज आवाज़ में किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। श्याम बेहद ही डर चुका था और वॉचमैन धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वॉचमैन ने अचानक ही श्याम का गला पकड़ लिया और श्याम का दम घोटने लगा। वो वॉचमैन जो अब शैतान बन चुका था बस बार बार यही कहता था कि श्याम ने भी उसकी दोस्ती को नकार दिया, जैसे कि सब करते आ रहे हैं, तुमने भी वैसा ही किया। और यह बार बार बोले जा रहा था। लेकिन अब वो उसे सजा दे जैसे कि वो सबको देता आया है। श्याम जोरों से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, कि मुझे छोड़ दो, कि मुझे छोड़ दो। श्याम के चीखे सुन के उस बिल्डिंग में कुछ काम कर रहे वर्कर उसकी तरफ दौड़े भागे आए। वर्कर के आते ही वह वॉचमैन कहीं गायब ही हो गया। श्याम अपना ही गला पकड़े बुरी तरह डर के मारे कांप। उन वर्कर ने श्याम को पानी पिलाया और वहाँ से चला गया। श्याम पूरी रात उस वॉचमैन के डर से कँपकँपाता रहा। सुबह शीशे में अपने गले पे निशान देख के वो समझ गया कि उसके साथ रात में जो कुछ भी हुआ वह एक सपना नहीं था। अगले दिन श्याम ने अपने आसपास पूछा तो उसे एक बुजुर्ग से पता चला कि उस बिल्डिंग में करीब 20 साल पहले एक वॉचमैन हुआ करता था जो कि लंगड़ा था। पोस्ट ऑफिस के कई अफसर उस वॉचमैन का बहुत मजाक उड़ाते थे, पर एक दिन उस वॉचमैन ने पोस्ट ऑफिस के खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी। श्याम ने ये सब सुन के वह ऑफिस उसी दिन छोड़ दिया। रीजन पूछे जाने पे श्याम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहाँ से उसी दिन चले जाना चाहता था। श्याम शायद इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाएगा और उस पोस्टमैन और उस पोस्ट ऑफिस में उस वॉचमैन की आत्मा एक दोस्त के तलाश में आज भी अटक रही होगी। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपके पास ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो हमारे साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू। रात के समय कार थक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरब नीचे उतरा। आरब ने घड़ी देखी तो रात के ठीक 11 बज रहे थे। फिर आरब ने कार का बोनट खोला, उसे ठीक करने का कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। आरब ने अपना मोबाइल निकाला, मदद मंगवाना चाहा, पर उसका नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं था। गाड़ी के पिछले सीट पे सोई अपनी पत्नी मालती को आवाज़ दी, अरे ओ मालती, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल पे बिताना होगा, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना यह ठीक नहीं होगा। हमेशा की तरह मालती नींद में बड़बड़ाते हुए उठी। आरब, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हो। ये तुम्हारी पुरानी खटारा को बेचकर किसी अच्छे सा सेकेंड हैंड कार क्यों नहीं ले लेते हो। फिर आरब बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब तो बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। रास्ते पर कुछ दूर आगे चलते ही उन दोनों को भेड़ियों की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस रात भेड़ियों की आवाज़ से उस काली रात को और भी डरावनी बना रहे थे। दोनों लगभग आधे घंटे चलते रहे, पर उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिला, ना कोई होटल दिखी। फिर कुछ देर बाद मिताली बोली, आरब, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन सा वीराना फार्म हाउस खरीद रखा है। इसी बात पे आरब कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त एक बिजली कड़कती है और तुरंत मिताली आरब को कस के पकड़ लेता है और उसे बहुत तेज डर लगने लगता है। तेज बारिश का भी आशंका लगने लगा था। तभी चलते चलते और बिजली के चमचमाते हुई तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। तभी वे दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली के गेट पे उन्हें कोई भी वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसीलिए वे दोनों खुद ही गेट खोल के हवेली के मुख्य दरवाजे पे पहुंच गए। मुख्य दरवाजे पे डोरबेल के नाम पे एक पुरानी रस्सी
किसी सांप की तरह लटक रहे थे। उस रस्सी को आरब ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से कोई भी घंटी का आवाज़ नहीं आया। फिर मिताली ने अपना हाथ आगे की ओर बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को ये बात बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि अंदर तो किसी घंटी का आवाज़ भी नहीं आया था जब वो रस्सी को खींचे थे, और वे दोनों कोई आवाज़ भी नहीं किए हुए थे, और दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही अंदर से आवाज़ आ गया कि अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। फिर वो दोनों दरवाज़ा खोले, अंदर गए। अंदर के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरब बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूर पे हमारे दोस्त का एक फार्म हाउस है, वही हम लोग जा रहे थे। बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मदद बुलाने के लिए मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं क्या? झूले पे बैठा आदमी के शक्ल पे कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ठीक है, ज़रूर कर लो। टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरब ने उन्हें परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरब है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरब और मिताली हवेली के शान देखते ही रह गए कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पे सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पे गई, जो कि खाली थी, और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर। उस सबको, उन दोनों को एक बात कॉमन लगी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीर बिल्कुल भी ऐसा था कि वह किसी को घूर रहे हैं और गुस्से से देख रहे हैं। फिर आरब ने बोला, चलो मिताली, ऊपर फ़ोन कर लेते हैं। फिर आरब और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पे गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उसी कमरे की दीवार पे पड़ी, जो वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी हुई थी, पर उसमें भी कोई तस्वीर नहीं था। उन्हें फिर से ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि बिना फ़ोटो का कोई फ़ोटो फ्रेम लटकाएगा क्यों? कुछ देर में वे दोनों नीचे उतरे और दादा ठाकुर से बोले, आपका लैंडलाइन से तो कोई फ़ोन ही नहीं लग रहा है। फिर दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी होती रहती है, दोबारा से प्रयास करो या कुछ देर बाद कोशिश करना। चाहो तो आज की रात यहाँ पे तुम दोनों रुक सकते हो। फिर से मिताली और आरब कमरे में जाके कॉल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब कोशिश बेकार था। आखिर में वे दोनों रात वहीं गुजारने का डिसीजन लिए। बेड पे लेटते ही दोनों की आँख लग। रात के ठीक 2 बजते ही आरब का नींद अचानक से खुला और रात के 2 बजे आरब फिर एक बार अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करने लगा, पर उस वक्त फ़ोन
पूरी तरह टिढ़ता। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव का नज़र दीवार पे गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ देर पहले ही देखा था कि वो फ्रेम तो खाली था और अभी आरव और मिताली की तस्वीर उस फ्रेम में थी और तस्वीर पे लिखा था उनकी मौत की तारीख। आरव ने तुरंत मिताली को उठाया और मिताली ने भी वह तस्वीर देखी। फिर मिताली ने बोला, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से अभी के अभी जल्दी निकलना चाहिए। और वे दोनों दौड़ते हुए कमरे से बाहर की ओर भागे। सीढ़ियों से जैसे कि वो उतर रहे थे तो सीढ़ियों पे उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों का आवाज़ आ रहा था, जैसे कि उनके पीछे कोई दौड़ या कोई उतर रहा हो। फिर वो दोनों इतना डर चुके थे कि उन्होंने पीछे की तरफ भी नहीं देखा कि मेरे पीछे कौन है। कुछ भी करके वे दोनों बस दरवाजे को खोल के बाहर भागना चाहते थे, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब उन्होंने कोशिश की, बाहर से बंद थे और उनकी कोशिश नाकाम रही और वे दोनों उस बुतहा हवेली में कैद हो चुके थे। लेकिन फिर भी आरव और मिताली दरवाजे पीट रहे थे, तोड़ने और खोलने की कोशिश भी कर रहे थे, चिल्ला भी रहे थे। उस वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत का अंधेरा चादर सब कुछ ढक लिया था और चारों तरफ चालू करने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाले उसी बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पे गई, जो कि उस वक्त दोनों खाली था। और अभी वो खाली फ्रेम खाली नहीं था, उसमें एक फ़ोटो था जो कि दादा ठाकुर का शैतानी फ़ोटो था, जो कि कुछ देर पहले झूले पे झूल रहे थे। लेकिन अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला हवा में ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली और आरव वो बेसुध होके देखते ही रह गए। कुछ ही पल में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। उस कमरे में मिताली और आरव को बस उसकी सांसों की आवाज़ ही आ रही थी, पर कुछ ही देर में अब उन दोनों को कई लोगों की सांसें की आवाज़ भी आने लगी थी। एक एक करके सारी आवाज़ें नज़दीक हो रही थी और कुछ ही देर में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों का भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली में उसी दीवार पे एक तस्वीर टंग गई थी और दादा ठाकुर झूले पे बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भूत बाजार। सोनू नाम का एक लड़का काम की तलाश में शहर के बड़े बाज़ार में आया था। बाज़ार कुछ साल पहले तक इससे भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन दंगों के चलते बाज़ार के पास वाले कॉम्प्लेक्स को कुछ दंगाइयों ने जला दिया था। इस हादसे में
कई लोग भी मारे गए और कई लोगों के तो घर भी उजड़ गए। अब वो जले हुए कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग, जो कभी एक शानदार सोसाइटी हुआ करती थी, अब एकदम सुनसान पड़ी रहती है। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा कि खाली इमारत का इस्तेमाल किया जाए। वो वहाँ घर बसाने गए तो सही, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाए। उनका कहना था कि उन दीवारों से आज भी आग की लपटें निकलती हैं। लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें गूंजती रहती है। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के अंदर ढंग से सांस भी नहीं ली जाती, और इसके कारण कई लोग उस कॉम्प्लेक्स को भूत बाजार बुलाने लगे। कुछ लोगों ने तो अपना रोज का रास्ता ही बदल लिया। वो 2-3 चौक घूमते हुए आते, मगर वो जले हुए कॉम्प्लेक्स को पार नहीं करते थे। सोनू को उस कॉम्प्लेक्स के ठीक पास एक कपड़ों की दुकान में काम मिल गया था। दोपहर के समय जब धूप बढ़ जाती तो कम ही ग्राहक आते थे। एक बार श्यामल, जो कपड़ों की दुकान का मालिक था, दोपहर में अपनी दुकान में आराम कर रहा था, और वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में ही लाल साड़ी पहनी हुई एक खूबसूरत सी औरत दुकान में आई और श्यामल के सामने आके बैठ गई। सोनू को जो बात बहुत अजीब लगी वो ये थी कि औरत ने कुछ नहीं बोला, किस तरह के कपड़े देखने हैं, और श्यामल अपने आप ही लाल साड़ियाँ खोल खोल के दिखाने लगा। सोनू से ये बात हजम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अचानक वो औरत खड़ी हो गई और दुकान से बाहर जाने लगी। श्यामल भी बिना कुछ कहे उठ के उसके पीछे चल दिया। सोनू ने अपने मालिक श्यामल को पीछे से कई आवाज़ें लगाई, मगर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब सोनू ने अपनी आवाज़ को और ऊंचा और तेज किया तो वो औरत अचानक से पीछे पलटी। सोनू का हालत खराब हो गया और अचानक से उसे पसीने आने लगे। उसने उस औरत की आंखें का रंग बदलते हुए देखा था। उस औरत की हरी आंखें अचानक से नीली हो गई थी। ये देखकर सोनू सहम गया और दुकान के अंदर ही सुनमिशा खड़ा हो गया। सोनू दुकान को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए बाहर वो उठ के नहीं गया। थोड़ी ही देर में कई सारे लोग दुकान के सामने से भागते हुए नजर आए। एक दुकानदार भागते हुए दुकान की तरफ आया और सोनू को बताया कि कॉम्प्लेक्स के सामने उसका मालिक श्यामल बेहोश पड़ा मिला है। जब श्यामल को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बस बार बार ये कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स में दोबारा आग लग गई है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आज भी वैसा ही सुनसान पड़ा हुआ है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, पर सोनू का डर बढ़ने लगा था। वो चाह के भी हरी आंखों वाली औरत को भूल नहीं पा रहा। अगले दिन दोपहर के वक्त दुकान के सामने से सोनू ने फिर उसी औरत को जाते हुए देखा। सोनू डरा हुआ था, मगर वो औरत के बारे में जानना चाहता था। सोनू ने हिम्मत की और श्यामल को बताए बिना दुकान से बाहर चला गया। वो औरत कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही थी। सोनू ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था, मगर अचानक वो औरत सोनू की आंखों के सामने से गायब हो। सोनू को लगा कि औरत उस कॉम्प्लेक्स के अंदर गई होगी। महीनों का डर सोनू को अंदर जाने से रोक रहा, मगर सोनू उस औरत के बारे में किसी भी हाल में जानना चाहता था। सोनू ने
कॉम्प्लेक्स चारों तरफ सिर्फ काली दीवारें ही थी। इतनी तेज धूप और रोशनी में भी वह चमक नहीं रहे थे, मानो उस कॉम्प्लेक्स में अलग सा अंधेरा छाया हुआ था। वो जली हुई दीवारें अगर कोई गौर से देखे तो मालूम हो रहा था कि किस तरह आग की लपटों ने उन्हें जकड़ लिया था। अंदर जाते वक्त सोनू को अखबार की हेडलाइन याद आ रही थी। लगभग 12 परिवार वहाँ रहा करते थे, लेकिन सभी बेरहमी से जल के मारे गए थे। सोनू फिर भी हिम्मत करके कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया था। कॉम्प्लेक्स की दीवारें जैसे चीख चीख के बता रही थी उस रात वहाँ क्या हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि सोनू को अचानक से बहुत ही गर्मी लगने लगी थी। मौसम जैसी गर्मी नहीं, ऐसी गर्मी जैसे कि कोई उसे आग की लपटों में झुलसा रहा हो। सोनू से और अंदर चला नहीं जा रहा था। वो हाफते हुए एक जगह रुक गया और सहारे के लिए उसने अपना एक हाथ दीवार पर रख दिया। पर अगले ही झटके में सोनू के मुंह से एक जोर से चीख निकली। सोनू ने अपनी हाथ की ओर देखा तो वो जल गया था। दीवार अभी भी इतना गर्म था कि वह आग की लपटों को अपने अंदर बसाए हुए था। इस सदमे से सोनू उबरा ही था कि अगले ही पल उसने उसी औरत को कॉम्प्लेक्स के बालकनी में लाल साड़ी में खड़ा देख लिया। सोनू उसकी ओर गुस्से में भागा, लेकिन आगे बढ़ते हुए सोनू को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगे। सोनू ने चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। इन चीखों को पार करते हुए बड़ी हिम्मत करके वो एक कमरे में पहुंचा, जहां घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उसे कोई आवाज़ें ना आए। कमरे की झुलसती गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। सोनू उस कमरे की खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक उस पूरे कमरे में आग लग गई। कुछ ही पल में पूरा कमरा धुएं और आग की लपटों से पूरा भर गया। वो चीखों की आवाज़ अब सोनू की थी, जो अधमरी की हालत में दरवाजे की ओर रेंग के बढ़ रहा था। आग की धुएं की वजह से सोनू की सांसें और कम ही हो जा रही थी। इतने में वह दरवाज़ा खोला, लेकिन वो हरी आंखों वाली औरत लाल साड़ी में उसके आंखों के सामने खड़ी हो गई। सोनू ने मदद की गुहार मांगी, मगर उसकी आंखों में भी वही ज्वाला दिख रही थी, जैसे कि वह सोनू से किसी चीज़ का बदला ले रही हो। आग के लपटों के बीच में सोनू चक्कर खा के गिर गया। जब उसे होश आया तो वो कॉम्प्लेक्स के बीच के जो बड़े मैदान थे उसमें गिरा पड़ा। अचानक से हड़बड़ाते हुए उसने कॉम्प्लेक्स को देखा। अब वो दीवारें एकदम शांत थी, आग का कहीं नामो निशान भी नहीं था। सोनू फौरन उठा और वहाँ से भाग निकला। उसने बाहर होते ही अपने साथ हुए उस हादसे को लोगों को बताया, तो किसी ने भी सोनू के बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि किसी ने भी उस हरी आंखों वाली औरत को नहीं देखा था। यहाँ तक कि दुकान के सीसीटीवी कैमरा भी चेक करे गए, पर वो औरत उसमें भी कहीं नहीं दिखे। फिर एक रोज एक बूढ़े आदमी ने सोनू को बताया कि एक हरी आंखों वाली औरत उसी कॉम्प्लेक्स में रहती थी और श्यामल की दुकान की जगह उसी की दुकान हुआ करती थी, लेकिन वो उस कॉम्प्लेक्स में लगी आग में जल के राख हो गई। सोनू ये सुन के दहल गया था और वो तुरंत वो शहर छोड़ के वापस गांव चला गया। सोनू को फिर कभी वो औरत दिखाई नहीं दी, पर उस औरत की हरी आंखें और उस कॉम्प्लेक्स की जमती दीवारें शायद ही वह कभी अपने दिमाग से निकाल पाएगा। अगर आपको यह वीडियो
अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। कमरा नंबर 408। यह कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 408 की। यह होटल भूतों का तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण यह दूसरे होटलों से अलग था। राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही सबसे पहले अपनी कार उस होटल में ले गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया हुआ था। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद वे दोनों अपनी गाड़ी से घूमने के लिए निकल गए। रात होने के बाद जब ये दोनों वापस होटल जा रहे थे, तभी रास्ते मौसम खराब होने के कारण बंद हो चुका था। रास्ते को सही होने में कम से कम सुबह का वक्त लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा कि आज रात के लिए अगल बगल में कोई एक कमरा ही बुक कर लेते हैं और सुबह होते ही अपने होटल में चले जाएंगे। वे दोनों कमरे तलाश करने के लिए इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वे लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राहुल ने अपनी कार रोककर होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राहुल बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया और होटल के अंदर अपनी गाड़ी ले गया। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और कमरे का चाबी राहुल को दे दिया। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पे कमरा नंबर 408 लिखा हुआ था। होटल के हर मंजिल पे चहल पहल था। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वे मंजिल बिल्कुल सुनसान था। खैर, वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और उन्हें तो यहाँ बस एक रात गुजारनी थी। इसीलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंच के उन्होंने देखा कि वो कमरा तो काफ़ी गंदा और धूल से भरा पड़ा है, जैसे कि कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हो। वहाँ ना तो पीने के लिए पानी था और न ही नहाने के लिए। राहुल ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल लगाया। किसी स्टाफ ने कॉल उठाया और कुछ बोला, लेकिन डरावनी हंसी के बाद कॉल अपने आप कट गया। राहुल ने तुरंत वापस फ़ोन लगाया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर,
बताइए हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें ये कमरा कैसा दे दिया है। ना ही यहाँ पीने के लिए कुछ है और ना ही नहाने का कोई व्यवस्था है। कमरे में चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए, सब सही करवाइए। स्टाफ ने यह बात सुनते ही माफ़ी मांगी और राहुल से उनका कमरा नंबर पूछा तो राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में कैसे पहुंच गए और वह कमरा का चाबी आपको किसने दे दिया। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है। आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे का चाबी अभी कुछ देर पहले दी थी। होटल का स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितना जल्द से जल्द हो सके उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, अभी वहाँ से बस निकलिए, वहाँ आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पर भी कुछ आवाज़ नहीं आया। तभी उस रूम का लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वे दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने के लिए आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी दरवाजे के बाहर से आने लगा। कुछ ही देर में कमरे में रखे फ़ोन पे एक कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। स्टाफ ने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे में ही हैं, अभी तक आप वहाँ से निकले क्यों नहीं। राहुल ने जवाब दिया, कमरे के बाहर होटल का स्टाफ आया हुआ है जो कह रहा है कि वह सफाई और पानी ठीक करने के लिए आया है। इतना सुनते ही होटल का स्टाफ बोला, सर कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा मत खोलना, अगर आप दरवाज़ा खोले तो आपको भी खतरा हो सकता है। यह सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपके कमरे के बाहर आपको बचाने आ रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ चुके हैं, अब दरवाज़ा खोलिए, साथ में कुछ लोग और भी हैं। इसीलिए राहुल और अमित दरवाज़ा खोल दिए। उन्होंने देखा सामने सच में होटल के स्टाफ ही थे। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी से नीचे आए। राहुल ने काउंटर पे देखा पर वहाँ कोई दूसरा ही स्टाफ था जिसने राहुल को चाबी दी थी, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह सारी बातें राहुल ने लोगों को बताया। उन लोगों ने राहुल को कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वह पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमय तरीके से उस स्टाफ की मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा उसी कमरे में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करता है जो कमरा नंबर। आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक
कोई जान नहीं पाया। हमारे इर्द गिर्द होने वाले अजीबो-गरीब आहटें इनके होने का आभास कराती है। कभी कभी कुछ ऐसा घटनाओं हमारे आसपास घट जाती है जिस पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा ही घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परदाहा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल से होने वाले तरह तरह के आवाज़ों से तो ऐसा ही लगता है जैसे कि अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी की ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया नजर आता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी का नजर आना और फिर अंधेरा हो जाना, ये सारा दृश्य बहुत खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर ना ही कोई जाता है और बरसों से ना ही कोई आता है। फिर भी अस्पताल में यह दिल दहलाने वाली आवाज़ें हर किसी को भयभीत करता है। कितने ही लोगों इस अस्पताल के निकलने वाले भूतों की आवाज़ सुनकर डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में मऊ गांव के परदाहा ब्लॉक में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह स्वास्थ्य केंद्र बना तो गांव के लोगों में खुशी का लहर दौड़ गया, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वाले को एक अच्छा अस्पताल मिला था। अब गांव वाले को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए अब उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गांव वालों का शहर जाए बिना इलाज हो सकता है। लेकिन ना जाने कब गांव वालों की खुशियों की किसी की नजर लग गई। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल पर भूतों का कब्जा हो गया। ये भी कहा जाता है कि गांव में ही सुमरन प्रसाद और गया प्रसाद दोनों पड़ोसी थे। दोनों को पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन ना जाने क्या हुआ, उस दिन सुमरन प्रसाद के तीनों भाई गांव आए हुए थे और गया प्रसाद के भी भाई गांव में थे। उस रात दोनों परिवार में पहले कहा सुनी हुई, फिर झगड़े ने कब विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों परिवार के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मार डालने का भूत सवार हो गया। फिर दोनों परिवार में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवार के लोगों को धड़ाधड़ हथियार निकालने लगे। वे सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सुमरन प्रसाद और उनके तीनों भाई और गया प्रसाद और उनके दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। सभी को गांव के उसी नए अस्पताल केंद्र में भर्ती कराया गया। दोनों परिवार के सातों लोग लगभग बेहोश के हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चले गए। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला था। अस्पताल में बेड पर एडमिट सुमरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों को ही अपना हथियार बना लिया और एक दूसरे पे टूट पड़े। में अस्पताल में ही खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। वे सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। सुमरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाई लहूलुहान थे। उस समय अस्पताल में उनके इलाज के लिए अब कोई नहीं था। रात भर वे दर्द से चिल्लाते रहे, पर खून बहता रहा, लगातार बहता रहा। सुबह के समय उन दोनों परिवारों के सातों लाश अस्पताल में पड़े हुए थे। कुछ सब बेड पे थे, कुछ सब नीचे बिखरे हुए थे। दोनों परिवारों की नफरतें को पूरी परिवार
का खात्मा कर दिया। उस दिन के बाद अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में ना कोई डॉक्टर गया और ना ही कोई मरीज। लगभग महीने दिन बाद उस अस्पताल में फिर डॉक्टर और मरीज आने लगे, लेकिन अब वहाँ पहले जैसा बात नहीं था। वहाँ अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले कोई भी मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वाले को भी होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया है। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही भटक रही है। एक बार की बात है, डॉक्टर विश्वास अपने मरीज के आंखों में टॉर्च से चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा पीछे से किसी ने उन्हें तेजी से धक्का मारा, जिसके कारण उस डॉक्टर साहब का टॉर्च मरीज के आंखों को चोटिल कर गया और खून बहने लगा। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारियों द्वारा बंद करने के बाद भी रात के करीब 12 से 1 बजे के आसपास जल जाती और रूम से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती थी। कुछ लोगों का कहना था कि सुमरन प्रसाद एवं गया प्रसाद के भाई भूत के रूप में आपस में आज भी लड़ाई कर रहे हैं, जिनकी आवाजें आज भी सुनाई देती है। एक मरीज को जब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल में ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इस अजीबोगरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना ही छोड़ दिया। इस स्वास्थ्य केंद्र का काम करने वाले डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के आसपास वाली सड़क पर भूल से भी नहीं जाते थे। यह अस्पताल भूथा अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा। रौनकपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में रौनक सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था, जो हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहते थे। एक दिन एक गिद्ध आकाश में उड़ रहा था और उसके मुंह में भूतिया पेड़ का बीज था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर में पहुंचा तो उसके मुंह से वह बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। वह बीज भूतिया था, इसीलिए अगले ही दिन वह बीज एक पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग पूरा काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाले कोई घास या कोई वनस्पति पौधा होगा। दूसरे दिन वह पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका था। लोगों को और ज़्यादा दुविधा होने लगा कि यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया, और वो भी एक दिन के अंदर में। होते होते वह पौधा तीसरा दिन एक पेड़ बन चुका था। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वह इस मामले को राजा रौनक सिंह के पास
लेकर गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन के अंदर में एक बड़ा पेड़ बन चुका है, ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पहुँचे। वो भी उस पेड़ को देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये 3 दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया। और चौथे दिन वह पेड़ और बड़ा हो चुका था और वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। पर राजा समझ गए थे कि यह काला रंग है, इसमें ज़रूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दिया कि जो भी इस पेड़ को काटेगा या इस पेड़ को ख़त्म करेगा, मैं उसे इनाम के तौर पर 1000 सोने का सिक्का दूंगा। राजा ने यह तक बोल दिया कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मेरे मृत्यु के बाद मेरी गद्दी का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ को ख़त्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगाई तो किसी ने भूतिया पेड़ को हाथियों से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया था और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव में एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह व्यक्ति अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपने ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और अपने शिष्य से पूछा, क्या तुम उस पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? और समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। तब गुरुजी ने बताया, उसे ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास चारों तरफ नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वह व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा, हुजूर, अगर इस पेड़ को ख़त्म करना है तो इसके चारों तरफ नमक डालना होगा। ऐसे करने से पेड़ ख़त्म हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ठीक ऐसा ही करना है। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाला। नमक डालने के एक ही दिन बाद पेड़ का आकार छोटा होने लगा। होते होते 5वें और 6ठे दिन में पेड़ एकदम पौधे की तरह हो गया और उसके बाद वह पेड़ गायब ही हो गया। ये कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफ़ी हलचल मची हुई थी। रोज़ रात में शहर के कोई न कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के सब लोग जल्दी जल्दी अपने दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा हर घर के बाहर कन्नड़ा में नाले यानी कि कल आना लिखा हुआ है। वेंकट ने एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने वेंकट को बताया कि शहर में रात को लाल साड़ी वाली एक
चुड़ैल घूम रही है। वो चुड़ैल रात में घर घर जाके जोर से दरवाज़ा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसके आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाता और दरवाज़ा खोल देता। कहते हैं चुड़ैल उसे अपने वश में करके बहुत दूर लेके चली जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने चुड़ैल से बचने के लिए नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे चुड़ैल पढ़ के आज नहीं वो कल आए और यही सिलसिला रोज जारी रहे। इतना कहकर पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को अपने अखबार के लिए कल की कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही वेंकट का स्कूटर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा उसके आसपास कोई तो है, तो वेंकट अपने स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में वेंकट का नाम पुकार। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे की ओर भागा। वेंकट एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाज़ा अंदर कस के बंद कर दरवाजे पे जोर जोर से खटखट होने लगा, जैसे कि कोई बाहर से खोलना चाहता हो। और वेंकट को अजीब सी आवाज़ें बाहर से सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। जब कुछ देर में सारी आवाज़ें शांत हुई तो वेंकट ने बहुत हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला, पर सामने कोई नहीं था। पर फिर सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी के हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को अभी तक समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। शहर के लोगों ने कहा कि वेंकट शहर का नहीं है, शायद उस रात उसी वजह से बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने घर के बाहर नालेवा यानी कि कल आना अभी भी लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए हर वीक ऐसे ही एक सच्ची हॉरर स्टोरी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी और अनुभव है तो हमारे साथ अवश्य शेयर करें।